एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले एक महीने में 130% का रिटर्न दिया। मैं बात कर रहा हूं रिलायंस पावर लिमिटेड का। ऐसा क्या हुआ, क्या एक्टिविटीज हुई, क्या न्यूज है, वाकई में ये मल्टीबैगर है यहां से, जैसा कि पिछले एक महीने में रिटर्न दे रहा है ये शेयर, या फिर जिस तरीके से पिछले दो जो ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर लोअर सर्किट में लगा है, तो क्या हमें इससे निकल जाना चाहिए, क्या हमारी पोजीशन होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा चैनल है ट्रेड टॉक्स विद राहुल, ताकि डेली बेसिस पे, क्योंकि हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, एक स्टॉक का यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि सारी अपडेट जो हैं आपको मिलती रहे। उसके अलावा कोई भी मार्केट आज के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है तो मैं शॉर्ट वीडियो उसके अंदर डालता हूं। उसके अलावा ये बहुत सारे जो स्टॉक है उनका मैंने ऑलरेडी एनालिसिस किया है, तो अगर आप चाहें तो इन्हें जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। कल टाटा स्टील बीएसएल का किया था, उसके पहले जो प्राइवेटाइजेशन के रिलेटेड सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में जो न्यूज है उसके रिगार्डिंग बात हुई थी। शारदा क्रॉपकेम, हथवे, नजारा, एनबीसीसी और बहुत सारे जो स्टॉक हैं, तकरीबन 60+ स्टॉक है जिनका मैंने एनालिसिस किया है। तो यू कैन एक्सप्लोर एंड यू कैन कंसीडर दो। तो चलते हैं हम और देखते हैं कि इसका क्या बिजनेस है, क्या फंडामेंटल्स हैं। तो सबसे पहले इसके बिजनेस के ऊपर चलेंगे, तो इसकी साइड के ऊपर चलेंगे। और रिलायंस पावर, जिस तरीके से जेपी पावर, इनके जो पावर प्लांट वगैरह हैं, हालांकि कुछ टाइम के पिछले कुछ टाइम में इन्होंने बहुत सारे एसेट्स अपने बेचे भी हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली अपना डेट जो है वो कम कर रहा है। डेट काफी ज्यादा है इस कंपनी का, और कोई भी सबसे बड़ा रीजन किसी भी कंपनी में जो है को डूब जाने का या फिर बेच देने का रीजन यही होता है कि उनके ऊपर डेट बहुत ज्यादा हो जाता है। उसी तरीके से इस कंपनी के ऊपर भी काफी ज्यादा डेट है, लेकिन वो अब इसको धीरे धीरे जो है कम कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस की बात की जाए तो ये सारे इनके बिजनेस हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये द लार्जेस्ट पावर जनरेशन पोर्टफोलियो अंडर डेवलपमेंट इन प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। तो जेपी पावर का एक रिलायंस पावर का एक अच्छा खासा नाम था कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, लेकिन अब जो है काफी इनका बिजनेस जो है एक डाउन साइड में आया और काफी इनको लॉसेस वगैरह हुए। उस वजह से जो है इनका जो स्टॉक है वो भी काफी गिरा, और कंपनी का जो वैल्यूएशन, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो भी काफी कम हुई। ये जो है अनिल अंबानी के अंतर्गत ये कंपनी आती है। यहाँ पे रिलायंस की दो ग्रुप हैं, एक तो रिलायंस इंडस्ट्री जो कि मुकेश अंबानी, और एक जो है अनिल अंबानी के अंदर ये आती हैं। तो ये सारा इनका बिजनेस है। बिजनेस के अंदर मुझे कोई मतलब जिस तरीके से बिजनेस पहले था उसी तरीके से बिजनेस है। यहाँ पे कोई नई एक्टिविटी इन्होंने नहीं की है, लेकिन बस ये हुआ है कि ये अपना डेट जो है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका बिजनेस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम चलते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। तो फंडामेंटल के ऊपर बात किया जाए तो सबसे पहले इसके कोर फंडामेंटल देखते हैं। तो मार्केट कैप इनकी 4657 करोड़ 4657 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस जो है 16.6 और बुक वैल्यू इसकी जो है 43.7 है। तो बुक वैल्यू से काफी जो इसकी करंट प्राइस है वो तकरीबन एक तिहाई है, काफी कम है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात ही जब होती है कि किसी भी कंपनी में जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि हाँ कि करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू से काफी नीचे है, तो इसके अंदर आगे फ्यूचर स्कोप है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। उसका बिजनेस किस तरीके से है, क्या डेट है, क्या बोरोइंग है, क्या किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, किस तरीके का इनकी जो इनका ब्रांड नेम है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। उसके बाद में ही ऐसा होता है कि अगर करंट प्राइस नीचे हो बुक वैल्यू के या फिर उसके आसपास हो तो हमें उसे कंसिडर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई मुझे एक पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे निकल के समझ में नहीं आती बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और फंडामेंटल में भी अगर बाकी की सारी चीजें देखेंगे तो वो भी देखते हैं, तो मैं इसे एक पॉजिटिव इंडिकेटर यहाँ पे नहीं मानूंगा। लेकिन ये है कि अगर आने वाले टाइम में अगर एक अच्छा करती है तो स्कोप ऊपर जाने का बहुत है। लेकिन उसके लिए बिजनेस और सारी चीजों को एक फंडामेंटल्स इन्हें अपने स्ट्रॉन्ग करने होंगे, अपनी बोरोइंग इन्हें अपनी कम करनी होगी, उसके बाद में ही कुछ हो सकता है, राइट। तो अभी इसे मैं कंसीडर नहीं करूंगा। डेट देखा जाए तो अच्छा खासा डेट है कंपनी के ऊपर। प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो सिर्फ 9% की होल्डिंग है यहाँ पे। प्लेज परसेंटेज देखा जाए तो 17.9% का यहाँ पे जो प्लेज परसेंटेज है, जो कि शेयर को अपने गिरवी रखे हुए हैं इन्होंने। डिविडेंड कंपनी का कोई नहीं है। आरओसी भी यहाँ पे जो है कोई इतना अच्छा खासा मुझे नजर नहीं आता है। हालांकि इनका आरओसी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, वो एक अच्छी बात है। स्टॉक भी कंफर्टेबल है, नो डाउट। तो यहाँ पे कोर फंडामेंटल्स में मुझे जो है बिलो एवरेज ही सारे कोर फंडामेंटल्स यहाँ पे लग रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज यहाँ पे अट्रैक्टिव मुझे नहीं लग रही है कि वो एक फंडामेंटल के तरीके से सही हो। तो ये कोर फंडामेंटल्स हो गए। आप डिटेल में जाके थोड़ा देखते हैं तो डिटेल के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे ये पीयर कंपनीज हैं सारी, अडानी अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, और ये एनटीपीसी, अडानी पावर, जेपी पावर, और ये सारी चीजें जो हैं, सारी कंपनी जो हैं, ये
कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पे। अगर सेल्स का नंबर देखा जाए तो सेल्स जो है यहाँ पे मार्च जो करंट क्वार्टर है उसके अंदर सेल्स का डिक्रीमेंट हुआ है, नो डाउट। अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो वो भी कम हुआ है और कंसिस्टेंट हम कह सकते हैं। अदर इनकम को देखा जाए तो वो भी यहाँ कम हुई है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो वो भी यहाँ पे जो है काफी कम हुआ है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कम हुआ है। तो सेल्स के अंदर यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में कोई अच्छा इंडिकेशन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो सेल्स है उनके नंबर्स में यहाँ पे इजाफा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। तकरीबन 400 करोड़ का यहाँ पे इजाफा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। अदर इनकम भी जो माइनस के अंदर हुआ करती थी जो वो प्लस के अंदर आई है, वो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कभी भी माइनस से प्लस के अंदर चीजें आती हैं तो वो एक टर्न अराउंड चीजें होती हैं, तो वो एक अच्छी बात यहाँ निकल के आती है। और यहाँ पे जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे प्लस में आया और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे प्लस के अंदर आया। डिविडेंड कंपनी ने नहीं दिया है तो डिविडेंड के रिलेटेड कोई डेटा यहाँ नहीं है। अगर रिजर्व्स की बात की जाए तो रिजर्व्स जो हैं कंपनी के जो हैं काफ़ी इनके कंसिस्टेंट रिजर्व्स थे पहले, उसके बाद में काफ़ी इनका रिजर्व कम हुआ मार्च 2020 के अंदर। उसके बाद में वापस से कुछ इंक्रीमेंट हुआ है तकरीबन 400 करोड़ का। बोरोइंग को देखा जाए तो अच्छी बात ये निकल के आती है, दोनों चीज़ें जो रिजर्व्स और बोरोइंग्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे बोरोइंग्स को यहाँ पे तकरीबन अच्छा खासा बोरिंग इन्होंने कम किया है 8,000 करोड़ का। और जो अनिल अंबानी जी हैं अभी इसी के अंदर लगे हुए हैं किस तरीके से जो है बोरोइंग्स यहाँ पे कम की जाए, डेट कंपनी का ऊपर से निकाला जाए, अपने एसेट्स को बेच के या कैसे भी करके एक फंडिंग जुटाई जाए और सारी बोरोइंग्स को कम की जाए। तो उसी चीजों में अभी लगे हैं और अच्छी बात भी है। अगर उन्हें निकलना है इस प्रॉब्लम से तो ये यहाँ पे फोकस करना बहुत जरूरी है। रिजर्व्स के अंदर भी इन्होंने अच्छे खासे नंबर हैं तो वो भी एक अच्छी बात है निकल के आती है। अगर फिक्स एसेट की बात की जाए तो फिक्स एसेट यहाँ पे जो है कंसिस्टेंट एसेट्स हैं, टोटल एसेट भी यहाँ पे कंसिस्टेंट है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखा जाए तो प्लस के अंदर नंबर है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है यहाँ पे। और रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पे आरओसी जो है उसका नंबर यहाँ इंक्रीज हुआ है, तो ये एक अच्छी बात निकल के सामने आती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स के पास में प्रमोटर ने कंसिस्टेंट अपनी होल्डिंग बेची यहाँ पे। और 2018 के बाद तो फिर 56 हुआ, 45 हुआ, 43 हुआ, 38 हुआ, 19, 15, 9 और अब तकरीबन 9% की यहाँ पे होल्डिंग है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, वो एक अच्छी बात निकल के सामने आती है कि जो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे तकरीबन जो है 0.75% यहाँ पे होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। और डीआईआई ने जो है वो भी यहाँ पे तकरीबन जो है उन्होंने तकरीबन इतनी यहाँ पे होल्डिंग कम की है। लेकिन पब्लिक के पास में अगर आप देखेंगे तो पब्लिक के पास में 85% की होल्डिंग है, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। लाइक ये तकरीबन पब्लिक कंपनी हो गई एक तरीके से। और यहाँ पे पब्लिक में अगर बड़े ग्रुप देखे जाएं तो कुछ ही बड़े ग्रुप हैं जिसके अंदर एचडीएफसी का नाम आता है और 10% से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होगा। तो तकरीबन 75% जो है पब्लिक ऑन कंपनी है और पब्लिक ऑन कंपनी जो है वो पब्लिक के भरोसे ही चलती है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर देखे जाए सारी चीज के अंदर तो कुछ चीजें यहाँ पे ठीक हैं, मैं अच्छी तो नहीं कहूंगा, ठीक है। जिस तरीके के इनिशिएटिव ले रहे हैं बोरोइंग के रिलेटेड, जिस तरीके से इन्होंने अपने रिजर्व बढ़ाए हैं वो एक अच्छी बात निकल के सामने आती है। आरओसी नो डाउट वो भी इंक्रीज हुआ है, तो ये कुछ चीजें अच्छी हैं। और इनका जो स्कोप, क्योंकि जो इनका जो करंट प्राइस है वो अपनी जो बुक वैल्यू से काफी नीचे है, तो फ्यूचर स्कोप है कि अगर अच्छा कुछ करें, कुछ अच्छे इनिशिएट लें तो स्कोप तो बहुत ज्यादा है कि जिस तरीके से जो बुक वैल्यू उस तरीके से काफी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके अपोजिट भी बहुत सारी चीजें हैं, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे जो है बिल्कुल सही नहीं है। पब्लिक के पास में तकरीबन सारी 75% की होल्डिंग है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं है, हालांकि ईयरली रिजल्ट जो है वो यहाँ पे अच्छे निकल के आते हैं, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे अच्छे नहीं है। तो और क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं है तो अब क्या ऐसा क्या हुआ कि एक महीने के अंदर जो है तकरीबन जो है 129% के करीबन जो है शेयर ने रिटर्न दिए। उसके बाद जो है टेक्निकल जो अपना हम एनालिसिस करेंगे उसके अंदर उसकी बात करेंगे। तो चलते हैं वहां पे जाने से पहले इफ यू आर लाइकिंग दैट वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि आई वुड नो कि क्या रिस्पॉन्स है। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि सारी अपडेट जो हैं एक अच्छे एनालिसिस के साथ में आपको मिल सकें और आप भी हम अपनी एजुकेशन जो है हम अपने आप को एजुकेट कर सकें। तो और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो रिलायंस पावर के अंदर अब हम देखें, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है। एक्चुअली यहाँ पे टेक्निकल्स के अंदर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, राइट। इस तरीके से जब चीजें एकदम से ऊपर जाती हैं या फिर एकदम से नीचे आती हैं तो वहां पे कुछ भी कहना, और जबकि कोई रीजन नहीं हो, तो वहां पे टेक्निकल एनालिसिस का कोई ऐसा मतलब भी नहीं निकलता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे
एक 130% का रिटर्न एक महीने के अंदर आना, लगभग एक महीने के अंदर आपका पैसा जो है 1.25 गुना हो गया। तो वो एक, ये तो मतलब कोई टेक्निकल से यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो, अगर तो भी हमें टेक्निकल्स की बात की जाए यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी तकरीबन डाउन साइड में थी काफी टाइम से। अगर इनका टेक्निकल देखा जाए तो डाउन साइड के अंदर ही है कंपनी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे वॉल्यूम्स यहाँ पे, जब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स यहाँ पे नजर आए, और वापस से यहाँ पे अब जिस तरीके से ये वापस से एक यू बना के ऊपर जा रहा है, तो वहां पे भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम नजर आए। लेकिन यहाँ पे जो है मैक्सिमम पैसा मुझे लगता है कि या तो पब्लिक का है, या फिर यहाँ पे ऑपरेटर्स ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है ताकि शेयर्स को एकदम से मोमेंटम दिया जाए, और मोमेंटम देने के बाद में फिर अच्छे से गिराया जाए, ताकि अच्छे सबके जो स्टॉप लॉसेस वगैरह सारे जो है एक अच्छा खासा नुकसान उन्हें कराया जाए। क्योंकि एक महीने तक इन्हें भगाया शेयर को, अब वापस से जो है नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं कह सकते। इसके अंदर देखिए ऐसा भी हो सकता है कल वापस अपर सर्किट हो, वापस अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगे, फिर लोअर सर्किट लगे। उसका रीजन ये होता है कि कोई फंडामेंटली कोई चीज यहाँ पे है नहीं, तो भी अगर एक महीने में इतना इतना ऊपर शेयर जा सकता है, तो फंडामेंटल अगर कोई चीजें अच्छी हो गई तो वापस से नीचे भी आ सकता है, अपोजिट भी ये चीजें काम कर सकती है यहाँ पे, नो डाउट। क्योंकि इस तरीके के शेयर्स में कुछ भी कहना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो बिजनेस फुलफिल होता है, ना फंडामेंटल फुलफिल होता है, और ना ही यहाँ पे जो है टेक्निकल्स यहाँ पे फुलफिल होते हैं। तो अब ये सारी बात तो हो गई, लेकिन अब करें क्या इसके अंदर? तो करने का मतलब यही है, देखिए अगर आप इंटरेस्ट, देखिए फंडामेंटल तो बिल्कुल वीक है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। और पहली चीज, अगर आप कंजर्वेटिव बायर हैं तो बिल्कुल भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसके अंदर आप जाएं। भले ही अगले एक महीने के अंदर फिर से ये 200-300% के रिटर्न दे दें, लेकिन इस तरीके से काम करने का कोई मतलब नहीं है कंजर्वेटिव तरीके से। क्योंकि 200-300% जब ऊपर जा सकता है तो नीचे जाने की में भी कोई ऐसी बात नहीं है कि नीचे नहीं आ सकता। तो पहली बात तो हमेशा ये ध्यान रखें। तो मेरा सजेशन है कि आप कंजर्वेटिव तरीके से काम करते हैं तो ना करें, और आप एग्रेसिव तरीके से भी अगर काम करते हैं तो इसके अंदर इस तरीके से इन्वेस्ट ना करें कि अगर आपको लॉस हुआ तो बहुत ज्यादा नुकसान हो। आप इतना ही पैसा इसके अंदर लगाएं, अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से मैनेज करें कि अगर कल को वो पैसे डूब भी जाते हैं, बिल्कुल जीरो भी हो जाते हैं, तो आपको इतना कोई नुकसान ना हो। भले ही इस केस में फायदा कम होगा, लेकिन कम फायदे में ही संतुष्टि करना कई बार फायदेमंद होता है, राइट। नुकसान करने से तो कुछ कुछ छोटा सा एक मुनाफा करना ज्यादा बेटर है। तो वो चीजों का आप कंसीडर करें, उसके बाद में ही सारे इनिशिएटिव लें। अब बात करेंगे न्यूज क्या निकल के आ रही। तो जितनी भी ये सारी न्यूज निकल के आ रही हैं, वो सारी न्यूज फोकस, मेनली जो फोकस है वो रिलेटेड है कि ये अपनी जो एसेट्स को निकाल रहे हैं और अपनी डेट को, अपनी बोरोइंग को कम कर रहे हैं। और नो डाउट ये सबसे अच्छी बात है कि अगर अनिल अंबानी जी ऐसा कर रहे हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि इनको मेन उसी चीज पे फोकस करना चाहिए। वही एक चीज है जो इनको वहां से निकाल सकती है। तो सारी चीजें इन्होंने निकाल दी, सारी चीजें बेच रहे हैं, और भी ये फंडिंग्स और इधर उधर से इंतजाम कर रहे हैं किस तरीके से बोरोइंग निकाली जाए। तो ये एक अच्छी बात है। अब लेकिन अभी भी नंबर जो है बोरोइंग कम करने का इतना ज्यादा नहीं है कि बोरोइंग बहुत ज्यादा इन्होंने कम की है। अभी भी बहुत अच्छी खासी बोरोइंग है। तो हमें उन चीजों को कंसीडर करके ही अपना कोई भी यहाँ पे इनिशिएट लेना चाहिए। आई रिपीट, कंजर्वेटिव तरीके से काम करते हो तो बिल्कुल मत कीजिएगा। एग्रेसिव तरीके से काम करते हैं तो सोच समझ के ज्यादा अमाउंट निवेश नहीं कीजिएगा। अगर आपके पास में निवेश करने के लिए बहुत सारा पैसा रखा हुआ है फालतू, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आए हैं तो जाहिर सी बात है पैसा कमाने आए हैं, अपने पैसे को बर्बाद करने नहीं आए हैं। तो एक कंजर्वेटिव तरीके से सोच समझ के सारी चीजें कीजिएगा। कल को अपर सर्किट भी आप देख सकते हैं, उसके बाद में लोअर सर्किट भी देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। एक अच्छा बंजी जंपिंग यहाँ पे शेयर में आने वाले दिनों में भी दिख सकती है, नो डाउट। तो इन सारी चीज को कंसीडर करके ही जो भी आप स्टेप लें वो लें। मेरा बस यही सजेशन है कि सोच समझ के काम करें, ताकि जो है अब हमें नुकसान ना हो। क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर किसी को नुकसान हो। तो मैं इसके अंदर हालांकि हाल ही में मैंने कुछ पोजीशन वगैरह नहीं बनाई है। मैंने कुछ नीचे वाले लेवल से पोजीशन बनाई है और अच्छे खासे प्रॉफिट भी हैं अभी। लेकिन मैं बस यही सोच के बैठा हूँ कि वो ये प्रॉफिट कभी भी जीरो भी हो सकते हैं। तो मुझे उसके अंदर कोई डाउट वाली बात नहीं है। और अगर आपकी पहले से होल्डिंग है इसके अंदर, तो एक इम्पोर्टेंट बात और कि अगर पहले से होल्डिंग है, अच्छे खासे प्रॉफिट में आप हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग करना जरूर स्टार्ट कीजिएगा, राइट।
प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। वापस से मौका मिले वापस खरीदिएगा, वापस कोई अच्छी चीज न्यूज आती है, अच्छा कोई इनिशिएटिव अगर कंपनी लेती है तो वापस से खरीदिएगा। कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, यहाँ पे कोई फोमो से रिलेटेड कोई बात है नहीं, क्योंकि अगर ऊपर जाने का स्कोप उसके अंदर बहुत ज्यादा है तो नीचे आने का भी बहुत है। ऊपर भी बहुत स्टॉक जा सकता है, नो डाउट, लेकिन सारी चीजें सोच समझ के कीजिएगा और उसके बाद में ही अपना कोई इनिशिएटिव लीजिएगा। प्रॉफिट बुकिंग करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे लेवल पे अच्छे खासे प्रॉफिट है ना, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट उसके अंदर बुक कीजिए। तो आज के इस शेयर के रिलेटेड यही एक इन्फॉर्म जो सारा एनालिसिस मेरा था वो यही एनालिसिस है। आप अपना जो है सोच समझ के सारी चीजें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही आप अपना जो है कोई भी यहाँ पे स्टेप लें। मेरी कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। सोच समझ के फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप खुद अपने सब एनालिसिस करके ही यहाँ पे कोई स्टेप लें और उसके बाद में ही कुछ करें। तो ये आज की बात हो गई। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और उसके अलावा जो है आप इफ यू आर लाइकिंग देन प्लीज हिट द लाइक बटन ऑल्सो। कल वापस मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।